जय हिंद प्यारे दोस्तों, अप्लाइड स्टडी में आपका स्वागत है। आई होप कि पिछले क्लासेस को आप लोगों ने अच्छे से रिवीजन किया होगा और जो मैंने पढ़ाया होगा उसको अच्छे से रिवीजन करते हुए और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उससे रिलेटेड आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा। पिछले क्लासेस में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया था, जिसमें से एक टॉपिक था आपका इफिशियंसी से। ठीक है, तो इस एफिशिएंसी से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे और आज के सेशन को हम लोग आगे लेके जाएंगे, जो कि एग्जाम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसमें जो है कुछ क्वेश्चन जो है आपको नया क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा और बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया वो जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दें, और जिन लोगों ने अभी तक अप्लाइड स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस है, जितने भी बैचेस जो स्टार्ट होने वाले हैं, जितने भी क्लासेस होंगे, सारे के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जा सके और आप लोग इसी तरह जो है वो कंटिन्यू जो है वो क्लास के साथ बने हुए अपना प्रिपरेशन वो आप कंटिन्यू रख सके। तो चलिए फिर इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पिछला क्लासेस में जो मैंने बताया था एफिशिएंसी के बारे में। एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी को एक डिवाइस मान लेते हैं, कोई भी एक डिवाइस लेते हैं। यहाँ मान लीजिए एक मोटर ले रहे हैं, ठीक है। तो इस मोटर में हुआ क्या कि हम लोग को एक एनर्जी इसमें इनपुट दिए, ठीक। और हम लोग को जो है एनर्जी हम लोग दे रहे हैं, वो एनर्जी किस लिए दे रहे हैं? ताकि हम लोग उस एनर्जी का यूज कर पाए। तो जो भी एनर्जी हम लोग दिए, मैकेनिकल एनर्जी दिए या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर हीट एनर्जी दिए, कुछ भी एनर्जी दिए, तो उसके बदले में हम लोग को आउटपुट में क्या मिल रहा है वो जानना है, ठीक है। तो मान लीजिए इलेक्ट्रिकल इनपुट यहाँ से हम लोग दिए और हम लोग को यहाँ पर मिल रहा है, आउटपुट में क्या मिल रहा है? मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग को इनपुट में मिल रहा है वो जो है इससे जो है आपका हम लोग कंपेयर करेंगे। जैसे मान लीजिए आउटपुट हम लोग को क्या मिल रहा है? मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट मिल रहा है, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इनपुट हम लोग डालेंगे और यहाँ पर जो आउटपुट हम लोग मिल रहा है, जो यूजफुल आउटपुट है, उसी को हम लोग लिखेंगे। यूजफुल आउटपुट कहने का मतलब ये है कि जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मान लीजिए यहाँ पर 100% हम लोग दिए हैं, ठीक है, और आउटपुट में हम लोग को कितना मिल रहा है? आउटपुट में हम लोग को मिल रहा है 80% मिल रहा है। यानी जो हम लोग यूज कर पा रहे हैं इस 100% का 80% ही हम लोग यूज कर पा रहे हैं। तो 20% कहाँ जा रहा है? तो 20% जो है यहाँ पर देखिए हीट के फॉर्म में ये चला जा रहा है, ये वेस्ट हो जा रहा है, इसका कोई यूज नहीं है। तो जिस चीज का यूज नहीं है उसको हम लोग यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। जो आउटपुट हम लोग का यूज है, जिसका वाकई में हम लोग यूज कर पा रहे हैं, उसी को यहाँ आउटपुट में लिखेंगे और इनपुट जो दे रहे हैं वो टोटल का टोटल इनपुट यहाँ देंगे। तो जब यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इफिशिएंसी कितना आ रहा है। मान लीजिए यहाँ पे 100% था इनपुट और आउटपुट कितना मिल रहा है? 80%। तो जब यहाँ पे काटेंगे तो निकल के आएगा कितना? 0.8, ठीक है। तो 0.8 ही जो है हम लोगों का इस मशीन का इफिशियंसी है, ठीक है। इतना समझे थे हम लोग। और दूसरा चीज देखे थे कि इसमें जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन का यूज है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता क्या है कि कोई भी एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, जो भी एनर्जी हो, उसको हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। उसको क्या कर सकते हैं? हम लोग किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं और ये जो है क्या है, हमको मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में हम लोग को आउटपुट मिल रहा है। इसके अलावा ये क्या हो रहा है कि जैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, ये दूसरे फॉर्म में टूट के ये हम लोग को हीट के एनर्जी में दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग दिए और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हम लोग को दूसरे फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर दिए। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से आ रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रहा है हम लोगों का पावर प्लांट से। तो पावर प्लांट में कैसे होता है? पावर प्लांट में जनरेटर यूज होता है। तो जनरेटर को क्या करते हैं? जनरेटर में हम लोग मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, चाहे हीट से, स्टीम से, या फिर आपका वाटर से, या फिर विंड से। तो हम लोग को टरबाइन को घुमाते हैं और उस टरबाइन को मैकेनिकल एनर्जी देते हैं और हम लोग को क्या देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में देता है। तो ये भी यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन का कहने का मतलब ये है कि किसी भी एनर्जी को हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, वो हम लोग कर सकते हैं कि किसी एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते। इतना समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, जैसा मैंने बताया था कि जो आउटपुट एनर्जी होता है, ठीक है, तो इफिशियंसी हम लोग कैसे निकालते थे? जो यूजफुल एनर्जी होता है, ठीक है, यूजफुल एनर्जी को हम लोग क्या करते थे? यूजफुल एनर्जी को हम लोग लिखते थे ऊपर और नीचे हम लोग क्या करते थे? जो इनपुट दिए वो इनपुट को हम लोग यहाँ पे लिखते थे। तो जो यूजफुल है उसी को हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो यूजफुल नहीं है
वो तो आपका वेस्ट हो जा रहा है। तो का जो भी एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो क्या हो रहा है कि कुछ जो हम लोग आउटपुट के फॉर्म में मिल रहा है, यहाँ मैकेनिकल एनर्जी मिल रहा है आउटपुट के फॉर्म में जो यूजफुल है, और बाकी का जो हम लोग ये यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं वो क्या हो रहा है कि कुछ जो है यूजफुल नहीं है, ये जो है हीट के फॉर्म में निकल जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम लोग दे रहे हैं वो आपका कन्वर्ट हो जा रहा है मैकेनिकल एनर्जी में, जो कि वाकई में हम लोग यूजफुल है, और जो यूजफुल नहीं है वो हीट के फॉर्म में निकल जा रहा है। ठीक है, बस ये पॉइंट जो है यही कह रहा है। मान लेते हैं एक चलिए हम लोग एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ देखिए, मान लीजिए एक मोटर है, और मोटर का काम क्या है कि जब हम लोग इस मोटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग को किस में दे रहा है, मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में हम लोग को आउटपुट में मिल रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ से मान लीजिए हम लोग, अभी एग्जाम्पल मैंने दिया था कि 100% अगर हम लोग दे रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो यहाँ पे हम लोग 100% नहीं मिल रहा मैकेनिकल में, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि 80% ही मिल रहा है हम लोगों को। तो ये 20% जो है वो नॉन यूजफुल में आ रहा है, और 20% ये जो है हम लोग का वेस्ट हो जा रहा है, कोई इसका यूज ही नहीं है, हीट के फॉर्म में निकल गया। तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो आउटपुट हम लोग को मिल रहा है वो इनपुट से कम है, या कह सकते हैं ना कि जो हम लोग इनपुट दिए वो आउटपुट जो है आपका इनपुट से कम है। तो इस मोटर का इफिशियंसी हम लोग का क्या कह सकते हैं, इस मोटर का इफिशियंसी जो होगा वो कभी भी होगा वो 100% से हमेशा कम में होगा। आगे हम लोग देखेंगे कि मोटर का कितना एफिशिएंसी होता है, वो हम लोग जानेंगे। लेकिन अभी ये हम लोग कह सकते हैं कि 100% हम लोग दे रहे हैं इनपुट, हम लोग को उसके बदले में 80% ही मिल रहा है, यानी आउटपुट जो हम लोग को मिल रहा है वो इनपुट से कम मिल रहा है। और इफिशियंसी कितना है, इफिशियंसी हमेशा इस मोटर का 100% से कम ही होगा। ठीक है, इतना समझ गए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट बताने का कोशिश कर रहा है कि जो 100% इफिशिएंसी वाला डिवाइस है वो वाकई में हम लोग यूज में लाते हैं डे टू डे लाइफ में। जैसे आपका हो गया इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर में क्या करते हैं कि जो प्रैक्टिकली हम लोग इनपुट दे रहे हैं उसमें, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक हीटर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर यहाँ पर है, इसमें हम लोग सप्लाई दिए, ये लाइन हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। तो जो हम लोग 100% मान लीजिए यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं इनपुट, इलेक्ट्रिकल इनपुट, तो वाकई में हम लोग यहाँ पे हीट के फॉर्म में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो भी 100%। तो इलेक्ट्रिक हीटर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर का इफिशियंसी जो हो गया वो इफिशियंसी आपका हो गया 100%। ठीक है, इफिशियंसी जो हो गया वो आपका 100% में आ गया। तो इलेक्ट्रिक हीटर का इफिशियंसी क्या होता है, 100% होता है। समझ गए। तो ये देखिए, ये दोस्तों जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, कुछ प्रैक्टिकल फैक्ट जो डे टू डे में लाइफ में जो हम लोग यूज करते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस भी आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक हीटर है, हीटर का कोई कॉइल ले लिए, यहाँ पे हीटर का कोई एक कॉइल ले लिए, और इसको क्या किए कि 2 इक्वल पार्ट में काट दिए यहाँ पे, और इसमें से एक का हम लोग हीटर में यूज कर रहे हैं और एक को हम लोग साइड रख दिए, इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही कह रहा है कि एक कॉइल लेंगे, उसको 2 इक्वल पार्ट में हम लोग तोड़ देंगे, और एक कॉइल का हम लोग यूज करेंगे उसी हीटर में जिस हीटर का कॉइल हम लोग यहाँ पे निकाल के रखे हुए हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि जो रेशियो होगा ये ओरिजिनल हीटर, यहाँ का ओरिजिनल हीटर का कॉइल का जो हीटिंग है उसका, और जो ये आधा जो निकल के आया है इसका रेशियो क्या होगा, हीटिंग रेशियो, ये हम लोगों को बताना है। तो चलिए जानते हैं हम लोग। तो मान लीजिए कि एक ये आपका हीटर का कॉइल हो गया यहाँ तक इतना लंबा, और इसको हम लोग कर दिए आधा, तो आधा कर दिए तो कुछ इतना छोटा निकल के आएगा, छोटा हो गया ये। ठीक है, जो हम लोग हीटर जो हम लोग यूज कर रहे हैं अपने घर में वो तो पैरेलली लगा हुआ है, जो भी अप्लायंसेस यूज करते हैं घर में वो तो सारा कुछ पैरेलली लगा हो रहा था, तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो आप इसमें दीजिए या फिर इसमें दीजिए, दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम होगा। ठीक है, तो आपका हीट का फॉर्मूला क्या है, हीट का फॉर्मूला है H = v²/r या फिर I²/r हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग का सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला को लेके चलेंगे। तो यहाँ पर हो गया H = v²/r हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जब वोल्टेज सेम है इसको हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, यहाँ पे हटा देंगे, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तब यहाँ पर हीट जो निकल के आएगा, हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r होगा। तो ओरिजिनल कॉइल का जो रेजिस्टेंस है, पूरा ओरिजिनल कॉइल का, ये कॉइल का जो रेजिस्टेंस है इसको हम लोग मान लेते हैं R। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, यानी H जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के। ठीक है, अगर यहाँ पर हम लोग रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो ये हीटिंग इफेक्ट जो है यहाँ पे जो है आपका घटेगा। ठीक है, ये समझ गए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया
कि जो आधा मान लेते हैं कि एक कॉइल का हम लोग माने थे कितना, एक कॉइल का रेजिस्टेंस माने थे हम लोग आर माने थे, समझ गए। तो अगर उसी कॉइल को अगर आधा कर देंगे तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, R/2 हो जाएगा, यानी आधा हो जाएगा। इस कॉइल का रेजिस्टेंस जो है, इस कॉइल का रेजिस्टेंस कितना था, R था, तो इस आधा कॉइल का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इस कॉइल का जितना इसका रेजिस्टेंस है उसका आधा हो जाएगा, ये समझ गए, ठीक है। तो जब कॉइल आधा कर दिए तो निकल के क्या आया हम लोगों का, निकल के आया हम लोगों का R/2 निकल के आया आधा कॉइल का, और ओरिजिनल कॉइल का रेजिस्टेंस क्या है, R है, ठीक है ना, समझ गए। तो यहां पर देखिए कि आधा कॉइल का जो हीट जो प्रोड्यूस होगा, हीट अभी हम लोगों ने क्या देखा, हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r के, ठीक है। तो आपका फुल कॉइल का जो हीट होगा वो फुल कॉइल का हीट यहाँ पर देखिए H1 पहला कॉइल है, मान लीजिए ओरिजिनल है, तो H1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। अब इसी कॉइल को हम लोगों ने आधा कर दिया, जो कि H2 हम लोग माने हुए हैं, यानी हीट 2, उसका क्या होगा, R/2 हो जाएगा, यानी R/2 यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने निकाल दिया, H1 निकल गया हम लोगों का और H2 निकल गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, रेशियो में तोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख दिया गया है H2/H1 लिखे, तो यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर हम फिर से लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर H2/H1 किए, ठीक है ना। तो H2 के जगह पे हम लोग क्या किए, H2 का वैल्यू क्या है 1/r/2, तो यहाँ 1/r/2 लिख देंगे, बाई H1 का वैल्यू क्या है 1/r है, ये r जो है ऊपर चला जाएगा और ये दोनों जो है वो नीचे चला जाएगा, तब यहाँ पे क्या होगा, तब यहाँ पे हो जाएगा H2/H1 इक्वल टू 1/r/2 हो गया, इंटू ये 1, ये जो 1 है ये यहाँ पर ही रहेगा और ये r जो है यहाँ उठ के चला जाएगा, तो इंटू हो जाएगा r, ठीक है। तब यहाँ जो है क्या करेंगे, ये जो है ये 2 जो है ये उठ के ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 से इंटू हो जाएगा, तो 2r/r हो जाएगा, इस तरह का होगा। तो ये क्या है, ये r से r कट गया, निकल के आया कितना 2 निकल के आया, ठीक है। तो यहाँ H2 का वैल्यू जो हो जाएगा H2 इज इक्वल टू 2H1, यानी हीट 1, यानी पहले का जो ओरिजिनल कॉइल जो है, ओरिजिनल कॉइल के कंपैरिजन में जो बाद का जो कॉइल है, आधा कॉइल का हीट जो है वो डबल हो जाएगा, ठीक है। H2 इज इक्वल टू 2H1, यानी, ठीक है। तो यहाँ पर यही कहने का मतलब है। तो यहाँ पर जैसे हम लोगों ने देखा H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, कॉइल का रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि लेंथ जो है आपका आधा कर दिए, ठीक है। जैसे होता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो इंटू L/A है, तो लेंथ क्या कर दिए हम लोग, आधा कर दिया, यानी कम कर दिए, और लेंथ अगर कम हो गया तो रेजिस्टेंस कम हो गया, और रेजिस्टेंस अगर कम हो गया तो हीट वहां पे बढ़ जाएगा। तो कितना से कम किए थे, कम किए थे आपका आधा, 2 किए थे 1/2, तो ये जब ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 गुना, ठीक है। तो पहला ओरिजिनल कॉइल के कंपैरिजन में आधा कॉइल जो है वो डबल हीट देगा, समझ गए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि 40 बल्ब हम लोग के पास है, और 40 बल्ब जो है एक झालर की तरह हम लोग किसी रूम में हम लोग यूज कर रहे हैं, और सारा जो बल्ब जो है वो 40 के 40 बल्ब जो है वो सारे जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। लेकिन उसमें बोलता है, कंडीशन है कि 40 बल्ब वहां पे कनेक्टेड तो हैं, लेकिन उसमें से एक बल्ब जो है वो फ्यूज हो जाता है। तो जब एक बल्ब वो फ्यूज हो गया तो वो एक फ्यूज बल्ब को हम लोग हटा दिए, और बाकी का 39 बल्ब जो है वो उसी तरह सीरीज में हम लोग ज्वाइंट कर दिए, और फिर सप्लाई से जैसे कनेक्टेड था वैसे हम लोग सप्लाई में कर दिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जब उस एक बल्ब को हटाएं, उस बल्ब के हटाने के वजह से जो रूम का जो लाइट है घटेगा या बढ़ेगा, ये बताना है। तो चलिए हम लोग समझते हैं इसको। मान लीजिए ये 40 बल्ब है, 40 बल्ब तक हम लोग यहाँ मान लिए, ठीक है। तो 40 बल्ब जो है वो सारे जो है सीरीज में लगे हुए हैं। अब ये पूरा का पूरा 40 बल्ब जो सीरीज में लगा हुआ है, तो सीरीज में कोई भी रेजिस्टेंस होता है वो ऐड होता है। तो इसमें मान लेते हैं पूरा का रेजिस्टेंस जो है यहाँ का यहाँ तक, इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं हम लोग R हो गया, ठीक है। इस 40 बल्ब का, अभी तक का जो 40 बल्ब है उसका पूरा का पूरा रेजिस्टेंस मान लेते हैं R हो गया। उसके बाद क्या हुआ, इस 40 बल्ब में से एक बल्ब जो है मान लेते हैं फ्यूज हो गया। तो उसमें से क्या किए, उस बल्ब को हम लोग निकाल के, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे बल्ब था, इसको हम निकाल के सीरीज में ऐसे जोड़ दिए, और इस तरह का बल्ब हम लोग सर्किट जो है तैयार हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो पहले पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस था वो R था, और अब बीच का रेजिस्टेंस फ्यूज हो गया, उसको हटा दिए हम लोग और इसको ज्वाइंट कर दिए यहाँ पे। तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस क्या हो गया, आज जो R था R से कम हो गया, ठीक है।
तो हम लोगों को पता है पावर जो ये लेगा, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। और सारे का जो वोल्टेज है जो सप्लाई से कनेक्टेड है वो पैरेलल में कनेक्टेड है, तो वोल्टेज सभी में सेम जाएगा। ठीक है, पूरे सर्किट का जो वोल्टेज जो होगा, जो पहले वोल्टेज हम लोग दे रहे थे पूरा 40 बल्ब में, अब 39 बल्ब में उतना ही वोल्टेज जाएगा। 220 हम लोग दे रहे थे अगर 40 बल्ब में, तो 220 ही हम लोग 39 में भी देंगे। तो वोल्टेज को हम लोग यहाँ पे अभी इग्नोर करते हैं। तो पहले का रेजिस्टेंस R था 40 बल्ब का, अब 39 बल्ब का जो है आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो R से कम हो जाएगा। तो जब R रेजिस्टेंस कम हो गया तो पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, यही हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि रेजिस्टेंस अगर कम हो गया, यानी 39 बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो एक बल्ब वहां के निकलने से यहाँ पर 39 बल्ब हो गया, यानी एक रेजिस्टेंस वहां पे कम हो गया। तो एक रेजिस्टेंस कम हो गया, पावर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब पावर बढ़ जाएगा तो रूम का लाइट जो है यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर एक बल्ब फ्यूज होने से रेजिस्टेंस जो होता है पूरा झालर का रेजिस्टेंस वो हो गया कम, और पावर जो लेने वाला था, जो पावर जो मिल रहा था वो बढ़ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट फैक्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है कि मान लेते हैं एक अगर कोई हीटर है और हीटर का कॉइल यहाँ पे पूछ रहा है कि हीटर का कॉइल जो है वो गर्म हो जाता है और उससे जुड़ा हुआ जो वायर होता है वो कोल्ड, वो ठंडा क्यों होता है। यहाँ पर कोल्ड नहीं होगा, यहाँ पर कोल्ड होगा। ठीक है, ठंडा। मान लीजिए ये एक हीटर है और हीटर में कोई कॉइल इस तरह से लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ये वायर से यहाँ पर जोड़े हुए रहते हैं। ये न्यूट्रल हो गया, ये लाइन हो गया। तो कह रहा है इस फैक्ट में कि ये जो हीटर है, हीटर का ये जो कॉइल है ये पूरा गर्म हो जाता है, पूरा हीट हो जाता है, आप देखे होंगे, जबकि ये जो वायर है ये नहीं जलता है। क्यों, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसमें फैक्ट ये है कि जो हीटर का जो कॉइल होता है वो आपका नाइक्रोम से बना हुआ रहता है, हम लोगों ने पढ़ा था। जबकि जो जो वायर उससे कनेक्टेड रहता है, यानी लीड वायर जो होता है, जो आपका न्यूट्रल और फेज में जो वायर में जो प्लग में कनेक्टेड रहता है, वो आपका एल्युमिनियम या तो फिर कॉपर का हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोगों ने पिछले क्लासेस में देखा था कि नाइक्रोम वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एल्युमिनियम और कॉपर। तो मैंने बताया था कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा उतना ही ज्यादा पावर लॉस करेगा, क्योंकि पावर लॉस जो होता है क्या, हीट का क्या होता है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT होता है। ठीक है, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा आपका लॉसेस होगा, और जितना ज़्यादा लॉसेस होगा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हम लोग यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं नाइक्रोम वायर। तो नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है, और बहुत ज़्यादा हाई होने के वजह से हीट क्या प्रोड्यूस होगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस है तो हीट भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। लेकिन यहाँ पर अगर कॉपर अगर या एल्युमिनियम यूज करेंगे, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है, तो यहाँ हीट जो होगा वो हीट भी जो है बहुत ज़्यादा कम होगा, यानी एकदम नेग्लिजिबल के बराबर में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जानने की बात यहाँ पर ये है कि जो हीटर का कॉइल में जो रेजिस्टेंस यूज होता है वो नाइक्रोम एलिमेंट का यूज होता है, जिसका रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है, और बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस होने के वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, क्योंकि वहाँ पे जो है बहुत हेवी हाई रेजिस्टेंस होने के वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं होने देता है, जिसके वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इधर से जाने की कोशिश कर रहा है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इधर से जाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है बीच में रोक रहा है, और इधर से जो है यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं, इसको इधर से धक्का लगा रहे हैं, और रेजिस्टेंस इसको जो यहाँ पे रोक रहा है, इसके वजह से कॉलिजन होता है, आपस में फ्रिक्शन होता है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। वही अगर हम लोग वायर, नॉर्मल वायर की बात करें, एल्युमिनियम या कॉपर की, यहाँ का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, और बहुत कम रेजिस्टेंस होने के वजह से यहाँ से मान लीजिए इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो कर रहा है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है इसको बहुत कम रोकता है, और इजीली यहाँ से पार हो जाता है, और इजीली यहाँ से क्रॉस होगा, तो इन लोग के बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल होगा, जिसके वजह से यहाँ पर जो लीड वायर होता है उसमें जो है हीट कम प्रोड्यूस होगा। लेकिन आपका यहाँ पर नाइक्रोम वायर में हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आपका कॉलिजन होगा, फ्रिक्शन होगा, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो इस वजह से जो एलिमेंट होता है हीटर का वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस है वहाँ पे,
जबकि जो लीड वायर हम लोग यूज करते हैं, जो कि प्लग में हम लोग लगाते हैं दोनों वायर, उसका जो रेजिस्टेंस कम होता है, इस वजह से वहां पर जो है हीटर जो है वो वायर हीट नहीं हो पाता। ठीक है, समझ गए? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई अगर फ्यूज वायर हम लोग यूज कर रहे हैं घर में, जो आमतौर में हम लोग यूज करते हैं फ्यूज वायर वगैरह, तो उसमें बोल रहा है कि जो फ्यूज वायर हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें कितना करंट तक हम लोग मान सकते हैं कि उसका जो करंट जो उसमें फ्लो कर रहा है वो सेफ वैल्यू ऑफ करंट है। तो मैंने पिछले क्लासेस में ही बताया था कि जो फ्यूज वायर, मान लीजिए हम लोग ये फ्यूज वायर हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये फ्यूज वायर वहां तक सेफ है जहां तक ये करंट को झेल सकता है। मान लीजिए ये 10 एम्पियर तक झेल सकता है करंट, और 10 एम्पियर से जैसे ही 10.5 हुआ या फिर 11 हुआ, ये ठीक है, जैसे ही हुआ वो जो है ये मेल्ट करके यहां से टूट जाएगा। तो जहां तक मेल्ट नहीं करता है, जहां तक ये फ्यूज नहीं टूटता है, वही उसका सेफ वैल्यू हो गया। कोई एक वायर दिया हुआ है फ्यूज वायर, वो 5 ही एम्पियर तक फ्लो कर रहा है, 5 एम्पियर से जैसे ही ज्यादा होगा ये फ्यूज वायर टूट जाएगा। तो 5 एम्पियर तक, जहां तक ये 5 एम्पियर तक फ्लो करवा रहा है करंट इसमें, तो ये 5 एम्पियर इसका इस फ्यूज वायर का सेफ वैल्यू हो गया। ठीक है, ये यहां पर होगा। दूसरी बात यहां पे कह रहा है कि इस कंडीशन में जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है फ्यूज वायर में, वो इक्वल टू वहां पर जो है हीट लॉस हो रहा है वो उसके बराबर है। तो मान लीजिए अगर यहां पर हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है, किसी भी फ्यूज वायर में हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो बराबर हो रहा है जो भी पावर लॉस है, जो हीट लॉस हो रहा है वो यहां पर लिखेंगे यहां पे। ठीक है, जो यहाँ पे हीट लॉस हो रहा है, उस फ्यूज वायर में जितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है, जितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या हो रहा है, लॉस हो जा रहा है। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि जितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है उस फ्यूज वायर में, उतना ही आपका हीट जो है वो लॉस में हो रहा है, क्योंकि हम लोग यूज नहीं कर पा रहे ना उसका हीट का, तो वो जो है वो लॉस के तौर में चला गया। यानी हीट प्रोडक्शन जो हो रहा है वो बराबर हो रहा है हीट लॉस के बराबर में। ठीक है, यही कहने का तात्पर्य यहाँ पे। और सेफ वैल्यू मैंने बताया कि जहां तक फ्यूज वायर मेल्ट ना करे, टूटे नहीं, वो उसका फ्यूज वायर का वहां का उसका सेफ वैल्यू ऑफ करंट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहां पे देखिए कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये यहां पर हम लोग देखेंगे कि जो हीट वायर होता है और फ्यूज वायर होता है, दोनों में क्या अंतर है वो हम लोग देखेंगे। तो हीटर वायर, जो हीटिंग वायर जो हम लोग यूज करते हैं हीटर में या फिर आपका किसी भी अप्लायंसेस में जहां पे हम लोग हीट की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पर जो जो हीटिंग वायर हम लोग यूज करते हैं, तो वो जो है आपका एक हीटिंग एलिमेंट से बना हुआ रहता है। जैसे नाइक्रोम हो गया, ठीक है, क्रोमियम और आपका निकल का जो प्रोडक्ट, जो दोनों का मिक्सचर है वो मिक्स करके हीटिंग वायर का जो बनाया जाता है। वहीं पर अगर आपका फ्यूज वायर देखें, वो एक सिंगल वायर से और सिंगल मटेरियल से बना हुआ रहता है। ठीक है, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने देखा था ही। तो हीटिंग वायर का काम क्या है कि हीट जो है वो हीट प्रोड्यूस करना, लेकिन वहीं फ्यूज वायर का काम क्या है कि सर्किट को जो है प्रोटेक्ट करना ओवरलोड या आपका शॉर्ट सर्किट करंट का। तो ये पहला अंतर हो गया। पहला अंतर क्या हम लोगों ने देखा कि हीटिंग वायर जो रहता है वो आपका अलॉय से बना हुआ रहता है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट को मिला के उसको बनाया जाता है। जैसे आपका निकेल रहता है और आपका क्रोमियम रहता है। ठीक है, ये दोनों का मिक्सचर करके क्या बनता है, नाइक्रोम। वही आपका फ्यूज वायर जो रहता है, फ्यूज वायर, वो फ्यूज वायर आपका कॉपर का रहेगा या फिर एल्युमिनियम का बना हुआ रहता है। ठीक है, ये पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर यह है कि निकेल और क्रोमियम के मिक्सचर का जो एलिमेंट बन के आता है, जो आपका नाइक्रोम बन के आता है, इसका यूज हम लोग किस में करते हैं, हीट में करते हैं। वही आपका जो फ्यूज वायर कॉपर या एल्युमिनियम का यूज करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, सर्किट को प्रोटेक्ट करने में करते हैं। ठीक है, किसी भी सर्किट को प्रोटेक्ट करने में करते हैं, या तो अगर ओवरलोड हो गया या फिर उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया तो ये फ्यूज जो है वो ब्लो करके उसको बचाता है। ये दूसरा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, यहां पर बोलता है कि जो इस तरह का सर्किट और इस तरह का फ्यूज और इस तरह का जो वायर हम लोग यूज करते हैं, तो नाइक्रोम वायर का जो हम लोग यूज करते हैं हीटिंग में, उस नाइक्रोम वायर का जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, मान लीजिए ये आपका नाइक्रोम वायर है, ठीक है, और इस नाइक्रोम वायर में जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, मान लेते हैं इसमें जो है आपका 1600 डिग्री सेल्सियस इसमें हीट प्रोड्यूस हो रहा है। वही यहाँ पे कोई एक फ्यूज वायर है और इस फ्यूज वायर में जैसे ही 80 डिग्री क्रॉस कर रहा है वैसे ही ये मेल्ट हो रहा है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि इस नाइक्रोम वायर का जो
मेल्टिंग पॉइंट यानी पिघल जाने का जो प्रवृत्ति है वो ज़्यादा है, यानी ये लेट से आपका मेल्ट करेगा। 1600 डिग्री के बाद अगर बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है तब ये मेल्ट करेगा। वही यहाँ पर देखिए कि 80 डिग्री सेल्सियस पहुँचते ही 80 डिग्री के बाद ही ये जो है मेल्ट कर पाएगा। यानी फ्यूज वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आपका कम है, ये कम ही डिग्री सेल्सियस में मेल्ट कर जा रहा है। और यहाँ पर देखिए नाइक्रोम वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई है, यानी ये 1600 डिग्री ज़्यादा, ये 1600 डिग्री सेल्सियस पे जा के बाद ही ये आपका नाइक्रोम वायर जो है आपका मेल्ट करेगा या फिर आपका बीच से हो सकता है ब्रेक करे। तो नाइक्रोम वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है हाई। वही आपका फ्यूज वायर जो होता है, फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो आपका लो होता है। ठीक है, ये पॉइंट यही बतला रहा है। अच्छा, अभी हम लोगों ने देखा जो फ्यूज वायर का जो सेफ करंट होता है, जो वैल्यू है कहाँ पर जो वो मेल्ट करता है वो हम लोगों ने देखा। तो अब हम लोग जानते हैं कि फ्यूज वायर जो है वो किस पे डिपेंडेंट है। तो जो सेफ करंट जो होता है, तो सेफ करंट का जो वैल्यू हम लोग निकालेंगे वो इससे निकालते हैं। ठीक है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R टू द पावर 3/2 बाय रो। ठीक है, ये R जो हो गया आपका रेडियस हो गया, फ्यूज वायर का जो है वो रेडियस हो गया, और रो हो गया आपका वो जो मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं, मटेरियल प्रॉपर्टी वो। इसका क्या करेंगे, आई अगर हम लोग उसका सेफ वैल्यू ऑफ करंट, अगर फ्यूज का जो वो सेफ करंट हम लोग को निकालना है, तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो आर का जो वैल्यू होगा उसका जो है 3/2 लिख देंगे, यानी रेडियस का जो वैल्यू होगा वो लिख देंगे और उसका पावर दे देंगे 3/2, और रो जो मटेरियल प्रॉपर्टी होगा वो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। तो जो इसके कैलकुलेशन के बाद जो हम लोग का जो वैल्यू निकल के आएगा वो फ्यूज वायर का जो है वो आपका निकल के आएगा, सेफ वैल्यू ऑफ करंट निकल के आएगा। ठीक है, तो ये जो है सेफ वैल्यू ऑफ करंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो इसके बाद जो हम लोग जो फ्यूज वायर जो है वो डिपेंड होता है किस पे, तो पहला जो है हम लोगों ने देखा यहाँ पर ये जो रेडियस है रेडियस पे डिपेंड करता है, और दूसरा जो रेजिस्टिविटी ये जो है मटेरियल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। यहाँ पे देखिए ये जो आर जो दिया हुआ है ये आर हो गया आपका रेडियस, यानी जो फ्यूज वायर हम लोग यूज कर रहे हैं उसका रेडियस। तो फ्यूज वायर जो है सेफ वैल्यू ऑफ करंट निकालने के लिए वो आपका रेडियस पे डिपेंड करता है, और दूसरा जो मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं उस मटेरियल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। तो ये पॉइंट जो है छोटा छोटा पॉइंट आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत सारे जेईई एग्जामिनेशन में और आईटीआई से रिलेटेड जो भी एग्जामिनेशन आते हैं टेक्नीशियन वगैरह के, उसमें जो है आपको देखने को मिलेंगे ये छोटे छोटे एग्जामिनेशंस में। ठीक है, अच्छा इसमें एक पॉइंट और है, और तीसरा एक जो हम लोग फ्यूज वायर यूज कर रहे हैं उसके इन्वायरमेंट यानी उसके चारों तरफ का जो टेम्परेचर है उस पे भी डिपेंड कर रहा है। अगर बहुत ज़्यादा अगर आपके इसके चारों तरफ अगर गर्मी है बहुत ज़्यादा, मान लीजिए समर के टाइम पे अगर हम लोग इस फ्यूज़ वायर को यूज़ कर रहे हैं तो उस टाइम ये जो है बहुत जल्दी मेल्ट कर जाएगा। वही अगर ठंड के टाइम पे यूज़ कर रहे हैं या फिर बरसात के टाइम पे अगर वो यूज़ हो रहा है कहीं बाहर अगर हम लोग लगा के रखे हुए हैं तो वो जो है वो लेट से मेल्ट करेगा। ठीक है, तो ये जो है वो जो वेदर है, वेदर के टेम्परेचर जो है इसके चारों तरफ का जो टेम्परेचर उस पर भी ये जो है वो आपका सेफ करंट जो है वो डिपेंड करता है। मान लीजिए अगर ठंड के टाइम पे हम लोग इसमें 5 एम्पियर दे रहे हैं तो ये 5 एम्पियर तक झेल रहा है, जैसे ही 5 एम्पियर से ज़्यादा जा रहा है तब ये मेल्ट कर रहा है। वही आपका अगर देख रहे हैं अगर गर्मी के टाइम पे ये क्या हो रहा है कि जैसे ही 4 एम्पियर जा रहा है 4 एम्पियर में ही ये मेल्ट कर जा रहा है। तो गर्मी के टाइम पे क्या हो रहा है, ये ऑलरेडी हीट है इसके चारों तरफ का एनवायरनमेंट, और ऊपर से हम लोग 4 एम्पियर का करंट दे रहे हैं तो इससे भी हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये जल्दी मेल्ट कर जा रहा है। ये जो है वो इसके चारों तरफ के टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो पॉइंट बोल रहा है कि मान लेते हैं कि 2 बल्ब है हम लोगों के पास है और दोनों बल्ब का यहाँ रेजिस्टेंस दिया हुआ, पहला बल्ब का जो रेजिस्टेंस दिया हुआ 75 ओम दिया है और दूसरा जो है वो 250 ओम दिया हुआ है, और दोनों जो है किसी एक रूम में कनेक्टेड है। ठीक है, जो नॉर्मली हम लोग घर में यूज़ करते हैं बल्ब उसी तरह सा कनेक्शन किया हुआ है, पैरेलली कनेक्टेड किया हुआ है और दोनों बल्ब जो है वो कनेक्टेड है। तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा बल्ब जो है वो ज़्यादा ग्लो करेगा और कौन सा बल्ब कम ग्लो करेगा। उसके बाद बोलता है कि यदि उसमें से कोई एक बल्ब, मान लेते हैं 75 या तो फिर 250 ओम वाला, ये दोनों में से कोई एक बल्ब को अगर हम लोग ऑफ कर देते हैं तो उसमें किसी एक बल्ब में या फिर आपका जो रूम का जो इल्यूमिनेशन है, जो लाइट है रूम का, उसमें क्या इफेक्ट आएगा वो बताना है। ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि जो भी डोमेस्टिक अप्लायंसेस हम लोग यूज करते हैं घर पे, जो हम लोग यूज करते हैं वो सब अप्लायंसेस जो है वो पैरेलली कनेक्टेड है। ठीक है,
और सारे का जो वोल्टेज है सब में इक्वल वोल्टेज जो है वो जाता रहता है। जितने भी अप्लायंसेस लगे हुए हैं, चाहे फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, आपका जो टीवी है या फिर कूलर वगैरह है, बल्ब है, ये सारे अप्लायंसेस जो है वो पैरेलली कनेक्टेड हैं और सबको इक्वल वोल्टेज मिल रहा है। और वो लोग का जो अलग अलग पावर रेटिंग होता है वो अलग अलग जो है वो करंट ऑटोमेटिक जो है वो सर्किट से जो वो लोग लेते रहते हैं। तो करंट अपने हिसाब से ले रहे हैं और वोल्टेज जो है वो ऑटोमेटिक जो है उन लोग को इक्वल ही वोल्टेज मिलता रहता है। करंट भले ही उन लोग जो है अपने हिसाब से लेते रहेंगे। तो वहां पर पावर जो डेसिपेट हो रहा है, जो पावर वो लोग एनर्जी जो खपत कर रहे हैं, वो उसका पावर क्या होगा, वो P = V²/R होगा। तो इस कारण से जो आपका बल्ब का जो पावर होगा, P = V²/R लिखते हैं मान लीजिए, तो जो कम ओम का जो रेजिस्टेंस है, मान लीजिए 75 ओम पर 250 ओम से कम है, तो यहाँ कम रेजिस्टेंस, तो इसका पावर जो है वो ज्यादा। और वही 250 ओम का रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है तो ये जो है पावर आपका कम लेगा। ठीक है, तो इस तरह से। तो जब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि सारे अप्लायंसेस जो है वो आपका पैरेलली कनेक्टेड है, तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो आपका कम रेजिस्टेंस वाला है वो ज्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है कि द बल्ब ऑफ अ स्मॉल रेजिस्टेंस विल ग्लो ब्राइटर, यहां लिखा हुआ है। तो क्योंकि यहां पर जो रेजिस्टेंस है आपका कम है, इसके कंपैरिजन में 250 ओम के कंपैरिजन में 75 ओम तो कम है, तो रेजिस्टेंस कम है तो यहां पावर ज्यादा, तो ये जो है बल्ब 75 ओम वाला बल्ब जो है वो ज्यादा ब्राइटर करेगा, वही 250 ओम का बल्ब जो है वो कम ब्राइट करेगा। ठीक है, उसके बाद कहते हैं दूसरा पॉइंट कि जब दोनों में से कोई एक बल्ब को अगर हम लोग स्विच ऑफ कर देते हैं तो लाइट में क्या इफेक्ट आता है। मान लीजिए 75 ओम वाला हम लोग बल्ब बंद कर देंगे, बल्ब 75 ओम वाला जो बल्ब अगर हम लोग बंद कर देंगे तो 250 ओम वाला में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि पावर जो है जितना इसको लेना है उतना पावर मिल ही रहा है। ठीक है, और वोल्टेज पैरेलली कनेक्टेड है, वोल्टेज पैरेलली इक्वल एकदम कांस्टेंट वोल्टेज मिलता रहेगा आपको। तो इसके लाइट में यानी 250 ओम के बल्ब जो है उसमें कोई फर्क नहीं आएगा अगर हम लोग ये बंद कर देते हैं तो 75 ओम का, या फिर अगर हम लोग 250 ओम वाला अगर बंद कर देते हैं तो 75 ओम वाले बल्ब में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इसमें से कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यहां पर यह होगा कि अगर किसी रूम में, मान लेते हैं ये एक रूम है, ठीक है, एक बल्ब यहां लगा हुआ है और एक बल्ब यहां लगा हुआ है, ये दोनों ब्राइट कर रहा है, जल रहा है। अब दोनों में से किसी एक बल्ब को अगर हम लोग बंद कर देंगे, ये मान लीजिए बंद कर देंगे, तो इस पूरे रूम का लाइट जो है वो पूरे रूम का लाइट कम होगा। लेकिन ये बल्ब में, ये दोनों में से किसी एक बल्ब को अगर हम बंद करते हैं तो किसी एक बल्ब जो ऑन है उसमें कोई भी फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, क्योंकि पैरेलली सर्किट यहाँ पे कनेक्टेड है और इक्वल वोल्टेज मिल रहा है। जो भी ऑपरेशन हो रहा है वो हर अलग अलग अप्लायंसेस में अलग अलग करंट लेने की वजह से वो लोग जो है इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। मान लीजिए यहाँ पर अगर एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ एक बल्ब लगा हुआ है और यही बल्ब जो है यहाँ पर एक बल्ब वही सेम वाटेज का लगा हुआ है मान लेते हैं, और यहाँ पर मान लेते हैं कोई एक रेफ्रिजरेटर लगा हुआ, और सारे अप्लायंसेस जो है वो पैरेलली कनेक्टेड है सर्किट में, एक ही सर्किट से। तो पैरेलली कनेक्टेड होने की वजह से इक्वल वोल्टेज आ रहा है। और जब भी सर्किट में, किसी भी सर्किट में, मैंने पिछले क्लास में ही बताया था कि जब भी कोई भी सर्किट अगर पैरेलली कनेक्टेड है तो पैरेलल सर्किट में इक्वल वोल्टेज आता है और उन अप्लायंसेस को जितना करंट का रिक्वायरमेंट है वो ऑटोमेटिक सर्किट से वो लेता रहता है। तो यदि अगर इसको बंद कर दें तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं आएगा, या तो फिर अगर हम लोग रेफ्रिजरेटर को बंद कर दें तो इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, तो कोई भी फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो है आज का सेशन दोस्तों हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। हम लोग नेक्स्ट सेशन में जो है और भी इंपॉर्टेंट इसी तरह के फैक्ट और वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट आपका इंटरव्यू में क्वेश्चंस आने वाले हैं, या फिर जो भी आपका एग्जामिनेशन में जो छोटे छोटे क्वेश्चंस जो लोगों अक्सर जो भूल जाते हैं, वो उस क्वेश्चन को भी हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, ताकि जो है वो क्वेश्चन भी हम लोगों को छूटे नहीं, एग्जामिनेशन में वो भी कवर करना है। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही दोस्तों। आई होप कि ये क्लासेस को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो भी परेशानी हो, जो भी समझ में ना आए, वो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ताकि हम लोगों को भी पता चल सके कि क्या परेशानी है आप लोगों को, और वो नेक्स्ट जो भी सेशन होगा उसमें हम लोग जो है उसका सॉल्यूशन लेके आएंगे।
और उसको समझने की कोशिश करेंगे। और तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसी तरह जो है पढ़ने की कोशिश करेंगे और अच्छे अच्छे टॉपिक को जो है कवर करेंगे। एक चीज और बोलना चाहूंगा, जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी शेयर कर दे, और जिन लोगों ने अभी तक अप्लाइड स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे क्लिक कर दे, ताकि आने वाले जितने भी सेशन है, जितने भी वीडियोज हैं और जितने भी बैचेस आने वाले हैं वो सारे के नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और इसी तरह जो है आप कंटिन्यू जो अपने आप को प्रिपरेशन जो आप कर रहे हैं वो अपने आप को अच्छे से प्रिपरेशन में लगा सकें। तो चलिए फिर इसी तरह के जो प्यार है वो आप अप्लाइड स्टडी के साथ बनाए रहें, और तब तक के लिए आप घर पे रहें, सेफ रहें। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।